Hello learners, this is Yash and welcome back to City Point. So what we have to do in today's session, in the last session we began conjunctions. We learned about what conjunctions are and how we have to employ conjunctions in a particular statement. I also told you, as I remember, the classification of conjunctions and we identified and classified the coordinating conjunctions. I hope you remember the concept. तो आज के सेशन में हमें क्या करना है subordinating conjunctions करना है why because in the last session we could not complete it and I promised you that subordinate conjunction would be taken ahead in the from the next session. So today is the session of only subordinate conjunction and subordinate conjunctions is not very it is not as short as the coordinating one. Why? Because इसके बहुत सारे classifications हैं. On the basis of classifications we are to make many sessions, है ना? तो हमें आज के सेशन में क्या स्टार्ट करना है? subordinating conjunction स्टार्ट करना है. Because in the last session we got to know about coordinating conjunctions. चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस. ठीक है. तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है बताइए. सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है जो हाँ मैंने लास्ट सेशन में आपको ये भी बताया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर लाइक एक होता है इंडिपेंडेंट सेंटेंस एक होता है डिपेंडेंट सेंटेंस एंड आई सेपरेट बोथ ऑफ देम. आई टोल्ड यू कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस है और जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है उसका फॉर्मेशन क्या होता है और जो डिपेंडेंट सेंटेंस होता है उसका भी फॉर्मेशन आई टोल्ड यू है ना. तो मैंने आपको बताया था आई होप यू रिमेम्बर कि भाई जो इन डिपेंडेंट सेंटेंस होता है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट वन. तो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से. उसके बाद आता है सब्जेक्ट देन आता है आपका वर्ब है ना. तो मैंने आपको बताया था जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है वो हमेशा इंडिपेंडेंट सेंटेंस के अंदर काम करती है लेकिन जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है विच इज गोइंग टू बी लर्नड है ना इन टुडेज सेशन. तो वो इसका जो प्रेजेंस होता है वो कहाँ पे होता है वो डिपेंडेंट सेंटेंस के होता है अंदर होता है ना. तो एक बार और बता देता हूँ जो डिपेंडेंट सेंटेंस होता है वो हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है. उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट उसके बाद आता है वर्ब. ठीक है. तो जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं इसका जो रोल होता है ये होता है डिपेंडेंट सेंटेंस के अंदर. ठीक है. डिपेंडेंट सेंटेंस के अंदर जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं. तो ये जो हो गई आपका प्रेजेंस हो गई ये पोजीशन हो गई किसकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की. ठीक है. और ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा. ये केवल और केवल काम करेगा डिपेंडेंट सेंटेंस के अंदर. इंडिपेंडेंट के अंदर कौन काम करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करता है व्हिच वी लर्नड इन द लास्ट सेशन. तो आज के सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन में केवल आज एक ही हो पाएगी जो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है टाइम के लिए. ठीक है. तो ऐसे तो बहुत सारी क्लासिफिकेशन है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की और दे आर मेनी दे आर नॉट वन और टू और थ्री. ठीक है. बहुत सी हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बहुत होती हैं. तो आज जो क्लासिफिकेशन है हम टाइम के बेसिस पे करेंगे मतलब वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो टाइम के लिए आती है. कुछ ऐसे वर्ड्स जो टाइम को प्रेफर करते हैं रेफर करते हैं इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन अ डिपेंडेंट सेंटेंस. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट तो हमने कर ही दिया है कंटिन्यू करते हैं आई मीन. तो सबसे पहले आई विल रीड आउट द डेफिनेशन फॉर यू देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग है ना. तो अ कंजंक्शन दैट जॉइंस अ डिपेंडेंट. ठीक है. मैंने आपको बताया डिपेंडेंट सेंटेंस के अंदर होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है ना. टू द मेन क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोला जाता है या प्रिंसिपल क्लॉज भी बोला जाता है फॉर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है एक सिंपल सेंटेंस होता है एक कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है. इसमें मत जाइए बस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो के लिए ध्यान रखिए. वैसे आपको जरूरत नहीं है एसएससी के लिए सेंटेंसेस नहीं आते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस आर नॉट गोना बी आस्क्ड इन दिस एग्जामिनेशन. ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज और मेन प्रिंसिपल क्लॉज जिसे मेन क्लॉज भी बोलते हैं और जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है दोनों आते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं. ठीक है. तो जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है ठीक है वो ज्वाइन करती है किसी भी डिपेंडेंट क्लॉज को. ठीक है. जिसमें वो खुद होती है किसके साथ मेन क्लॉज के साथ जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं. ठीक है. उसी को क्या बोला जाता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बोला जाता है. ठीक है. सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आर यूज्ड टू जॉइन क्लॉजेस ऑफ अनइक्वल रैंक. ठीक है. अनइक्वल रैंक का मतलब अभी समझ में नहीं आएगा बाद में समझ आएगा व्हेन यू वुड बी गेटिंग टू नो अबाउट द पर्टिकुलर कंजंक्शन इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट. ठीक है. एग्जांपल देख लो. एमिली डज नॉट गो टू स्कूल व्हेनेवर इट रेन्स. ठीक है. क्या लिखा हुआ है एमिली डज नॉट गो टू स्कूल व्हेनेवर इट रेन्स. इसका मतलब क्या हो गया एमिली जो है स्कूल नहीं जाती है जब भी बारिश होती है. ठीक है. अब यहाँ पे आपका ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज. मैंने आपको आइडिया दिया था कि प्रिंसिपल क्लॉज को कैसे समझ पाओगे. जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज भी बोला जाता है मेन क्लॉज भी बोला जाता है. ठीक है. और इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी बोला जाता है. ठीक है. हाउ यू विल बी आइडेंटिफाइंग कि भाई एक कोई क्लॉज है वो मेन क्लॉज है. मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था बिल्कुल नॉर्मल.
नॉर्मल सा कि भाई सपोज करो कि आप एमिली को जानते हो, इस पे भी दे देता हूँ। यू नो एमिली, हु एमिली इज, ठीक है, एमिली इज योर फ्रेंड सपोज, ठीक है। मैं आता हूँ सडनली और आपको बोल देता हूँ एमिली स्कूल नहीं जाती है, ठीक है। तो आप वहां पे ना फालतू के सवाल नहीं पूछोगे, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछोगे, कोई इरेलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछोगे, दैट वुड रिफ्लेक्ट टू माय मीनिंगलेस स्टेटमेंट, है ना। तो आप कोई इरेलेवेंट सवाल कैसे नहीं पूछोगे, कौन एमिली है, कहाँ नहीं जाती है। तो ये एक तरह का कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया जिसमें कोई इरेलेवेंट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंप्लीटनेस, है ना, या इनकम्प्लीटनेस, ठीक है। तो एमिली डज नॉट गो टू स्कूल, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है क्योंकि ये अपने आप में ही मीनिंगफुल है, ठीक है। इसको किसी और वर्ड या किसी और सेंटेंस की, अगर हम जब तक एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं इस सेंटेंस को, तब तक जरूरत नहीं है टू बी मीनिंगफुल, है ना। तो इसको खुद मीनिंगफुल होने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है, सो दैट इज व्हाई इट इज व्हाट, इट इज अ प्रिंसिपल क्लॉज। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर क्या होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज का। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है उसके अंदर, उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब। तो ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो हमें आज इसके बारे में पढ़ना है, व्हेनेवर, मतलब इस तरीके से जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है, जो बिगिनिंग में आती है किसके, सबऑर्डिनेट क्लॉज के, उसके बारे में हमें पढ़ना है। और पहली क्लासिफिकेशन होगी आपके टाइम की। तो आई होप समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे यही लिखा हुआ है, दिस कंजंक्शन कैन बी प्लेस्ड इन द बिगिनिंग, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज के बाद आता है, वो कभी कभार सेंटेंस के, आपकी मर्जी है कि आप सेंटेंस के पहले भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस के पहले लिखोगे किसको, सबऑर्डिनेट क्लॉज को, तो उसका एक प्रोसीजर अलग होता है, क्राइटेरिया अलग होता है। क्योंकि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज को शुरुआत में लिख रहे हो जो कि एक डिपेंडेंट सेंटेंस है, तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस बाद में आएगा, है ना। तो हाउ वुड यू आइडेंटिफाई कि भाई प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, मेन क्लॉज क्या है, या डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। तो उसका एक तरीका है लिखने का, वो भी हम देख लेंगे आगे जाके, ठीक है। आई होप डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट क्लॉज यू मस्ट हैव गॉट, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन तो आपको पता ही चल गया है, ठीक है। अब अगर डेफिनेशन क्लियर हो गई है तो अब देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग्स एज फॉलोज, ठीक है। तो बहुत सारी होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक नहीं है, और इसके बेसिस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं आपके एसएससी में, ठीक है। एरर्स में भी पूछे जाते हैं, और कभी-कभार फिलिप्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो यू कैन नॉट इग्नोर दिस सेशन ऑफ टुडेज़ सेशन, ठीक है। तो तुम्हारे उसके लिए बहुत मैटर करता है तुम्हारी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जो कि बस आने ही वाला है, हर साल आता है ना। तो जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है, उसमें जितना भी क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम की। मतलब कुछ ऐसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो टाइम को रेफर करते हैं, ठीक है। और आपके सामने बॉक्स में सभी लिखी हुई है, बिफोर, आफ्टर, टिल, अंटिल, सिंस, व्हेन, व्हाइल, व्हेनेवर। जो हमने अभी पढ़ी थी, व्हेनेवर क्या थी, एक तरह की टाइम वाली सबऑर्डिनेट कंजंक्शन थी। उसके बाद है एज सून एज, और उसके बाद है एज लॉन्ग एज, जस्ट एज, ठीक है। तो ये सभी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, विच रेफर टू टाइम, जो टाइम को रेफर करती है, ठीक है। अब देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे आफ्टर की। आफ्टर की बात क्यों करेंगे, क्योंकि एक तरह का सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है एंड इट रिफ्लेक्ट्स टाइम, ठीक है। अब देखो, आफ्टर में आपको पता तो है कि भाई आफ्टर क्या होता है, ठीक है। तो मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ ऐसा कि भाई आपको ये सेशन में अटेंड या आपको बने रहने की जरूरत है, क्योंकि आफ्टर तुम्हें जितना आसान लग रहा है उसके रूल शायद ना पता हो तुमको, है ना। आपको पता है कि आफ्टर, व्हाई वी यूज आफ्टर, आफ्टर हम लेते हैं बाद के टाइम के लिए, ठीक है। जैसे मैं खाना खाने के बाद आऊंगा, ठीक है, आई विल कम आफ्टर ब्रेकफास्ट, है ना। इस तरीके से बोलेंगे। लेकिन आफ्टर को सेंटेंस में डालने का एक तरीका होता है जिसके ही बेसिस पे आपके सवाल बनते हैं, ठीक है। तो वो देखना है कि भाई आप कौन सा ऐसी वर्ब लगाओगे आफ्टर के साथ, मॉडल वर्ब लगाओगे नहीं लगाओगे, या कॉन्टिन्यूअस वर्ब लग सकती है नहीं लग सकती है, तो यही देखना है। ऐसा नहीं है मन मर्जी से आपने कोई भी टेंस यूज कर लिया आफ्टर, आफ्टर, है ना, आफ्टर द सबऑर्डिनेट क्लॉज आफ्टर, ठीक है। अब आफ्टर के बारे में क्या पढ़ना है कि भाई इसका सबसे पहले तो मीन आपको पता ही है ना। मीनिंग आपको पता है, एट अ टाइम, एट अ टाइम लेटर देन समथिंग, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज के बाद, ठीक है, ये तो पता ही है आपको। अब इसमें क्या बात ध्यान रखनी है, फ्यूचर टेंस कभी भी यूज नहीं होगा आफ्टर में, ठीक है। फ्यूचर टेंस अगर आप फ्यूचर के लिए भी यूज कर रहे हो, आफ्टर हो सकता है यूज, क्यों नहीं हो सकता, कि भाई मैं खाना खाने के बाद आऊंगा, फ्यूचर में हो गया, मैं खाना खाने के बाद आऊंगा, तो यहाँ पे आफ्टर लगा सकते हो। लेकिन आफ्टर के बाद आप फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करोगे, मतलब आफ्टर के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो उसमें विल नहीं होगा, शैल नहीं होगा, ठीक है। इंस्टेड आप प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट ये सिंपल वाला है, ठीक है, या कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूअस भी यूज नहीं करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी यूज नहीं करते हैं आफ्टर के बाद, ठीक है। दो ही आपको ध्यान रखनी है, एक सिंपल वाला प्रेजेंट और एक प्रेजेंट
परफेक्ट वाला जिसमें हैव आता है। इसमें से भी आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये यूज आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी मैंने डाल दिया है ताकि अगर आ जाए गलती से तो आप मेजर एरर कोई ना करो। ठीक है, तो फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने के लिए आप फ्यूचर का यूज नहीं करोगे, विल और शैल का यूज नहीं करोगे, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। फ्यूचर को भी इंडिकेट करना है यूजिंग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आफ्टर, या तो प्रेजेंट सिंपल वाला या प्रेजेंट परफेक्ट वाला यूज करो, कॉन्टिन्यूअस भी यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, शी विल ब्रेक हर फास्ट, अच्छा फास्ट ही है, ठीक है, ठीक है, शी विल ब्रेक हर फास्ट आफ्टर हर हस्बैंड कम्स होम। क्या लिखा हुआ है? शी विल ब्रेक हर फास्ट आफ्टर हर हस्बैंड कम्स होम। इसका मतलब क्या हो गया? वो अपना व्रत या फास्ट तोड़ेगी जब उसका हस्बैंड घर आता है, जब उसका हस्बैंड घर आता है। अब यहाँ पे फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है पूरा सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे आप विल लगा सकते हो इस वाले में, यानी कि आप, ये मेन क्लॉज है, ये क्या मेन क्लॉज है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी टेंस लगाओ, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आफ्टर के बाद गलती से भी आपको क्या नहीं लगाना है, आफ्टर के बाद गलती से भी आपको विल या शैल, जो कि फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे हैं, वो नहीं लगाना है। ठीक है, इसलिए सेंटेंस सही है। या तो ये इस तरीके से यूज कर लो, या इस तरीके से यूज कर लो, क्या, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करके। ठीक है, शी विल ब्रेक हर फास्ट आफ्टर हर हस्बैंड हैज कम होम। तो यहाँ पे हस्बैंड के बाद हैज लग गया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लग गया है। ठीक है, बट फिर भी आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये भी रूल होता है, लेकिन ये बहुत कम आता है, इसलिए मैं यहाँ पे काटा मार रहा हूँ। ये बिल्कुल सही है, ठीक, ग्रामेटिकली सही है, लेकिन एग्जाम्स में ये वाला रूल नहीं पूछा जाता। एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम में ये वाला रूल पे फोकस करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई आफ्टर के बाद, ठीक है, जो भी सेंटेंस आता है उसमें सब्जेक्ट के बाद केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल वाला आएगा फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ ना, शी विल ब्रेक हर फास्ट आफ्टर हर हस्बैंड विल कम होम, ठीक है, तो यहाँ पे विल लगा दिया, यहाँ पे विल लगा दिया, देखने में बहुत सही लग रहा है कि भाई वो अपना व्रत तोड़ेगी जब उसका हस्बैंड आएगा, बोलने में भी सही लग रहा है, लेकिन ये गलत है एक्चुअली। आफ्टर के बाद कभी भी विल या शैल नहीं लगेगा, फ्यूचर टेंस कभी नहीं लगेगा। ठीक है, आफ्टर को आप पास्ट में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट में यूज करोगे तो सिंपल प्रेजेंट ही आएगा, सिंपल सी बात है, कॉन्टिन्यूस कभी नहीं आता आफ्टर के साथ, इस बात का ध्यान रख लेना। और प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट सिंपल ही आएगा हमेशा, इस बात का तो पता ही है। फ्यूचर में आएगा तो भी आप इसी को यूज करो आफ्टर के बाद, प्रेजेंट का, प्रेजेंट की कोई भी वर्ब, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मोर ओवर आफ्टर इज ऑल्सो यूज इन द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में कैसे यूज होगा देख लो, शी ब्रोक हर फास्ट आफ्टर हर हस्बैंड केम होम। ठीक है, उसने अपना व्रत तोड़ा जब उसका हस्बैंड घर आ गया। ठीक है, उसने अपना व्रत तोड़ा जब उसका हस्बैंड घर आ गया। अब यहाँ पे आफ्टर के बाद क्या लगा हुआ है? केम लगा हुआ है। केम मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अगर आफ्टर प्रेजेंट में यूज हो रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर आफ्टर पास्ट में यूज हो रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, हैज को अवॉइड करो, हैज आ सकता है फ्यूचर वाले में, लेकिन अवॉइड करो। हैड तो कदापि नहीं आएगा। ठीक है, ये जो भी मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ ना अलग से, इसको मार्किंग कर लेना। ठीक है, कभी बार क्या होता है स्लाइड में ऑल इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन। ठीक है, तो कीवर्ड की तरह या बॉक्स बना के टीचर समझा देता हूँ, द सेम आई एम डूइंग इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। तो इसको ध्यान रखना कि भाई अगर प्रेजेंट में आफ्टर का यूज कर रहे हो तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आफ्टर वाले सेंटेंस के अंदर, यहाँ पे आफ्टर से पहले जो सेंटेंस है उसके अंदर कुछ भी यूज करो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, लेकिन आफ्टर के बाद जो भी सेंटेंस आएगा उसमें केवल अगर प्रेजेंट में यूज है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर में यूज है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में यूज है तो केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपको पता है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो भी इंडिकेट करती है पास्ट को, लेकिन वो पास्ट में आफ्टर वाले में नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे काटा मार दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा ये गलत हो गया ना, शी ब्रोक हर फास्ट, सॉरी, शी ब्रोक हर फास्ट आफ्टर हर हस्बैंड हैड कम होम। तो ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि मैंने हैड का यूज कर दिया है पास्ट में, आफ्टर वाले क्लॉज में, आफ्टर वाले क्लॉज में कभी भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, एंड विद दिस आफ्टर इज कंप्लीटेड, उसके बाद आएंगे बिफोर पे। बिफोर भी बहुत सिंपल है, बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले, है ना? बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। तो बिफोर कैसे यूज करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि भाई बिफोर का मतलब क्या होता है, मुझे पता है, आपको पता ही है। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड मतलब प्रीसीडिंग, मतलब कोई भी टाइम जो प्रीसीड कर रहा हो, प्रीसीड मतलब पहले, है ना? पहले। उसके बाद है बिफोर भी, कभी भी, जैसे आफ्टर जो होता है फ्यूचर टेंस नहीं आता आफ्टर के साथ, आफ्टर वाले सेंटेंस में आफ्टर के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है उसके बाद जो वर्ब आएगी वो विल या शैल नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही बिफोर के साथ है। बिफोर के बाद भी फ्यूचर टेंस कभी नहीं आएगा। उसके बाद हमेशा क्या यूज होगा? प्रेजेंट टेंस यूज होगा टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम। ठीक है, फ्यूचर को भी इंडिकेट करने के लिए क्या यूज होता है आपका? ये यूज होता है, क्या कहते हैं, आपका प्रेजेंट टाइम यूज होता है, प्रेजेंट टेंस ही यूज होता है। जैसे वी विल रीच बिफोर द मूवी विल बिगिन, तो ये गलत हो गया।
मैं क्या कहना चाहता हूँ कि भाई हम पहुंचेंगे मूवी स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, हम पहुंचेंगे मूवी स्टार्ट होने से पहले। तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे मैंने मूवी के बाद, ठीक है, जो कि बिफोर के बाद एक क्लॉज बन रहा है, इस क्लॉज में मैंने सब्जेक्ट के बाद विल का यूज कर दिया है, तो ये गलत हो गया। वी विल रीच बिफोर द टाइम, सॉरी, बिफोर द मूवी बिगिंस। वी विल रीच बिफोर द मूवी बिगिंस। हम पहुंचेंगे मूवी से पहले, या मूवी शुरू होने से पहले। ठीक है, बिफोर दी पास्ट में यूज हो सकता है, जैसे आफ्टर यूज हो सकता है। ठीक है, आफ्टर का बताया था ना, ऐसे बिफोर भी यूज हो जाएगा। जैसे शी वेटेड फॉर यू बिफोर यू लेफ्ट, शी वेटेड फॉर यू बिफोर यू लेफ्ट। जैसे आफ्टर पास्ट में यूज होगा, तो उसमें केवल ये वाली फॉर्म आती है ना, ऐसे ही बिफोर में भी यही वाली फॉर्म आएगी। तो लीव की सेकंड फॉर्म, सॉरी ये है, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, और ये हो गया आपका गलत। क्यों? क्योंकि हैड लगा दिया है। जैसे आफ्टर वाले क्लॉज में जब आफ्टर को पास्ट के लिए यूज किया जा रहा हो, तो आफ्टर वाले क्लॉज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगता है। द सेम वुड हैपन विद बिफोर। बिफोर के साथ भी अगर पास्ट में यूज हो रहा है बिफोर, ठीक है, तो हैड नहीं यूज होगा, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, अब ये देख लो, ये क्या लिखा हुआ है मैंने। इस तरीके से बिफोर यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट एक्शन बिफोर सेकंड एक्शन। मतलब अगर आपने पास्ट में कोई सेंटेंस यूज किया है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर पास्ट में कोई सेंटेंस यूज कर रहे हो, ठीक है, और पास्ट में दो एक्शन कर रहे हो, तो दो एक्शन में पहला एक्शन होता है और दूसरा एक्शन होता है। तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, अगर आप पास्ट में दो एक्शन के बीच में बिफोर डालोगे तो। ठीक है, पहले आएगा आपका पहला एक्शन, उसके बाद आएगा बिफोर, उसके बाद आएगा आपका सेकंड एक्शन। ठीक है, जैसे सन हैड फिनिश्ड हिज असाइनमेंट बिफोर फादर केम होम। सन हैड फिनिश्ड हिज असाइनमेंट बिफोर फादर केम होम। ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हैड केवल फर्स्ट एक्शन में आता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एक्शन कि भाई उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था। फिर आ गया आपका बिफोर। ठीक है, उसके बाद आएगा सेकंड एक्शन, और सेकंड एक्शन पास्ट के लिए केवल ये वाली फॉर्म को यूज करता है, वो आपकी सेकंड फॉर्म को। ठीक है, तो दो एक्शन है पास्ट में। ठीक है, जो पहले होगा वो हैड से रिप्रेजेंट होगा, उसके बाद जो सेकंड होगा वो आपकी सेकंड फॉर्म से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, और बीच में आप बिफोर डाल दो। पहले बशर्ते क्या आना चाहिए? फर्स्ट एक्शन आना चाहिए। तो ये वाला हो गया गलत। क्यों? क्योंकि बिफोर के साथ कभी भी आप क्या नहीं लगा सकते हो? बिफोर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? हैड का यूज नहीं करा। तो हमेशा आपको क्या करना है? फर्स्ट एक्शन के साथ हैड का यूज करना है, सेकंड एक्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, विद दिस बिफोर भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब है आपका टिल एंड अनटिल। टिल एंड अनटिल, टिल और अनटिल, ठीक है, इसकी हिंदी बताओ क्या होती है? टिल और अनटिल की हिंदी क्या होती है? टिल और अनटिल की हिंदी क्या होती है? तक होती है। टिल और अनटिल, अनटिल की हिंदी होती है तक। अब दूसरी बात, ये बात ध्यान रखो, टिल, टिल और अनटिल की हिंदी क्या होती है? तक होती है, लेकिन ये केवल टाइम के लिए यूज होगा। जैसे इस तरीके से बोल सकते हैं ना, वहां पे तक हो सकता है हिंदी में कि भाई मैंने 10 पेज तक पढ़ा, मैंने 10 पेज तक पढ़ा, तो क्या वहां पे टिल लगेगा? जैसे आई रेड टिल 10 पेजेस, तो वहाँ पे टिल सही है, गलत है? वहाँ पे टिल बिल्कुल गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि मैंने आपको बताया कि टिल जो है हमेशा टाइम के लिए यूज होता है, नंबर्स के लिए अप टू यूज होगा। तो ये कैसे बनेगा? आई रेड अप टू 10 पेजेस। तो इस बात को डिफरेंस इसका ध्यान रखना कि बेशक टिल और अनटिल की हिंदी तक होती है, लेकिन वो केवल केवल टाइम के लिए लगता है। ठीक है, और किसी हिंदी में उसको मत डालना। तो देखो, ये सारे यूजेस हैं बॉक्स में आपके टिल और अनटिल के। ठीक है, सबसे पहले इस बात को ध्यान रखो, जो टिल होता है ना, टिल, वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। जैसे सिंस होता है ना आपका, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, वैसे ही टिल भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होगा। पॉइंट ऑफ टाइम आपको बताइए, दोबारा नहीं बताऊं, कोई भी पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, जिसका आपका आपको जिसके बारे में पता हो। और जैसे ही फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ऐसे ही अनटिल होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, इनडेफिनेट टाइम भी जिसे बोलते हो। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई 5 साल, तो अनटिल का यूज होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई 2005 से या 2005 तक, तो किसका यूज करूंगा? टिल का यूज करूंगा। ठीक है, जैसे द कैंडिडेट्स वेटेड इन द प्रेमाइसेस अंटिल द इंटरव्यूअर्स कॉल्ड देयर नेम्स वन बाय वन। ठीक है, अब यहाँ पे अंटिल बिल्कुल सही है। क्यों? अब यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद एक क्लॉज स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? द कैंडिडेट्स वेटेड इन द प्रेमाइसेस, कैंडिडेट्स ने प्रेमाइसेस के अंदर, हॉल के अंदर वेट किया जब तक। ठीक है, जब तक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तक जब तक जो सूट करे हिंदी में, जब तक इंटरव्यूअर्स को बुलाया नहीं गया था। ठीक है, नहीं सॉरी, जब तक इंटरव्यूअर्स ने उनका नाम नहीं लिया था एक एक करके। ठीक है, जब तक तो दोबारा एक बार पढ़ देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना। ठीक है, द कैंडिडेट्स वेटेड इन द premises until the interviewers called their names one by one। कि भाई कैंडिडेट्स ने premises के अंदर वेट किया जब तक इंटरव्यूअर्स ने, जो इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, उन्होंने उनका नाम एक एक करके नहीं लिया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे, सॉरी, हाँ,
यहाँ पे अंटिल आएगा। क्यों आएगा अंटिल? क्योंकि हमें नहीं पता कि इंटरव्यूअर्स ने कब-कब उनका नाम लिया। ठीक है? इंटरव्यूअर्स ने कब-कब उनका नाम लिया। तो ये इंडेफिनिट टाइम है। तो ये एक इंडेफिनिट टाइम को इंडिकेट कर रहा है जिसके बारे में पता नहीं है। तो इंडेफिनिट टाइम इज़ ऑलवेज़ रिप्रेजेंटेड बाय अंटिल। ठीक है? मीनिंग अब तक या जब तक या तक जैसे ही बना सकते हो। उसके बाद एक और सेंटेंस हो गया आपका, द एम्प्लॉइज़ ऑफ आवर ऑर्गनाइजेशन वर्क टिल 8 पीएम। द एम्प्लॉइज़ ऑफ आवर ऑर्गनाइजेशन वर्क टिल 8 पीएम। अब यहाँ पर टिल बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि भई 8 कब बजते हैं। ठीक है? तो जो हमारी ऑर्गनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ हैं वो 8 बजे तक काम करते हैं। तो यहाँ पे टिल बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। इसका हमें पता है कि भई 8 कब बजते हैं क्लॉक में। ठीक है? लेकिन इसका हमें नहीं पता, किसका नहीं पता हमें कि भई इंटरव्यूअर्स ने उनका नाम कैसे-कैसे लिया या कब-कब लिया। ठीक है? तो उस टाइम का हमें नहीं पता, तो वो क्या बन गया आपका इंडेफिनिट टाइम बन गया। सो द सेम वी यूज्ड एंड अंटिल वहाँ पे बिल्कुल फिट हो रहा है ना? उसके बाद है आपका एक बार ये देख लेते हैं फिर ऐसे-ऐसे करके आते हैं, है ना? बट व्हेनेवर until and till are not sorry are to be used as the first word of a sentence हाँ, इस बात को ध्यान रखना है आपको कि बेशक दोनों की हिंदी सेम होती है, ठीक है? दोनों की हिंदी सेम होती है तक या जब तक, ठीक है? टिल और अंटिल दोनों की हिंदी सेम होती है, बट डिफरेंस क्या है? टिल यूज़ होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, अंटिल यूज़ होगा किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कभी भी टिल है ना शुरुआत में नहीं आता सेंटेंस की, बेशक वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम ही क्यों ना हो। तो सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर क्या है शुरुआत में पॉइंट ऑफ टाइम है और मैंने आपको बता रखा है और आपने ही पढ़ा हुआ है कि भई जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए टिल का यूज़ होता है, फिर भी आप वहाँ पे टिल यूज़ नहीं करोगे इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। व्हाई? बिकॉज़ टिल कभी भी सेंटेंस के बीच में सेंटेंस के शुरुआत में कभी टिल यूज़ नहीं होता। व्हाट वी यूज़? अंटिल। बेशक आपको अंटिल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही यूज़ क्यों ना करना पड़े। ठीक है? आई होप समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भई टिल बेशक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होगा, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर सेंटेंस में शुरुआत में ये लगाना है ठीक है? तो बेशक वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम क्यों ना हो, टिल नहीं लगाओगे, अनटिल लगाओगे, ठीक है? जैसे अगर मैं बोलता हूँ टिल 21 वी कंप्लीटेड अवर ग्रेजुएशन एक्सेप्ट माय फ्रेंड हिमांशु कि भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ कि भाई 21 साल तक, 21 मतलब ये क्या है? ये 21 साल है, ठीक है? तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होना ये 21 क्या लिख दिया, ऐसे भी यूज़ करते हैं हम एजेस को, ये एज है, ठीक है? तो भाई 21 की एज तक हमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, मेरे दोस्त हिमांशु को छोड़ के, तो ये गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया है? कि भई यहाँ तो पॉइंट ऑफ टाइम है 21 हाँ, हमें पता है कि भई 21 साल कब है, 2 साल कब के होते हैं हम, है ना? फिर भी यहाँ पे टिल नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत में है। तो सेंटेंस की शुरुआत में अगर आप यूज़ करते हो टिल को, तो गलत हो जाएगा, भले ही वहाँ पे क्या है पॉइंट ऑफ टाइम है। तो क्या करो अंटिल लगा दो बस और कुछ नहीं करना। अंटिल 21 वी कंप्लीटेड अवर ग्रेजुएशन एक्सेप्ट माय फ्रेंड हिमांशु, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए अब इस पे आ जाते हैं इस वाले बॉक्स पे। टिल इज़ नॉट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ प्रीपोज़िशन टू, ठीक है? कभी-कभार कन्फ्यूज़ होके कैंडिडेट क्या कर सकता है टिल और टू में डिफरेंस भूल जाता है। ठीक है? कैसे भूल जाता है? विद दिस एग्जांपल अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ही वॉक्स 3 टाइम्स टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट। अब ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है? ही वॉक्स 3 टाइम्स टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ये कहना चाहता है कि भई वो 3 बार चला। ठीक है? जब तक गली का एंड ना आ गया हो या जब तक गली मतलब इसका मतलब क्या कहने का मतलब है वो गली के एंड तक 3 बार चला, ठीक है? 3 बार चला। अब यहाँ पे हिंदी तो वही बन रही है तक, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टिल और अनटिल की हिंदी क्या होती है? तक होती है। तो यहाँ पे हिंदी वही बन रही है कि भई वो गली के एंड तक चला 3 बार। लेकिन फिर भी ये सेंटेंस गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया है? क्योंकि यहाँ पे टिल यूज़ नहीं होगा। बेशक हिंदी सेम है टू की और टिल की यहाँ पे। वैसे प्रीपोज़िशन टू की हिंदी तक नहीं होती है। वो डिपेंड करता है सेंटेंस कैसे यूज़ कर रहे हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे टिल यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है। मैंने आपको बता रखा है टिल और अनटिल केवल और केवल टाइम के लिए यूज़ होंगे। यहाँ पे डायरेक्शन की बात है कि भाई गली के एंड तक, है ना? तो वहाँ पे जो टिल है वो जो कि कंजंक्शन है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन टिल डायरेक्शन के लिए नहीं बना है ना? टिल डायरेक्शन के लिए नहीं बना है। जो डायरेक्शन के लिए वर्ड बना है वो है एक तरह का प्रीपोज़िशन जो कि है टू। तो दोनों को चेंज नहीं करना है भले ही दोनों की हिंदी सेम क्यों ना हो। ठीक है? जैसे ही वॉक्स 3 टाइम्स तो बस 2 लगा दो, टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट। व्हाई? बिकॉज़ हिंदी सेम है, ऊपर भी सेम है हिंदी, नीचे भी सेम है। लेकिन ऊपर टिल का यूज़ कर रखा है डायरेक्शन के लिए, लेकिन टिल बना है टाइम के लिए, तो या टिल किसके लिए यूज़ होगा आपका? डायरेक्शन के सॉरी टू यूज़ होगा आपका डायरेक्शन के लिए, क्योंकि डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए एक वर्ड बना है, जो है टू और जो कि क्या है, एक तरह का प्रीपोज़िशन है। चलिए, नेक्स्ट द यूज़ ऑफ नॉट मस्ट बी अवॉइडेड विद अंटिल।
अंटिल के साथ आप किसका यूज नहीं करोगे, नॉट का यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको पता है अंटिल है। अंटिल में अन क्या है बता सकते हो? अंटिल के अंदर ही अन क्या है? अन का मतलब है नॉट। ऑलरेडी ये जो वर्ड होता है ना अंटिल, ये नेगेटिव वर्ड होता है। ये क्या होता है? नेगेटिव वर्ड होता है। तो अगर कोई वर्ड ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है, तो उसके साथ दोबारा नॉट मत लगाओ, क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे आपको पता होगा कि जैसे डिनाई है ना, रिफ्यूज है, ठीक है, और आपका फॉरबिड है। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो ऑलरेडी नेगेटिविटी को इंडिकेट करती है ना, तो इनके साथ दोबारा नॉट नहीं लगाते हैं, है ना, क्योंकि खुद ही नेगेटिव है। ये खुद ही उस चीज के लिए मना कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसी अंटिल है। अंटिल भी क्या है आपका? एक तरह का नेगेटिव सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो इसके साथ आप दोबारा नॉट नहीं लगाते हो। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑलरेडी नेगेटिव नेचर, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ रॉकी विल कीप ऑन वर्किंग हार्ड अंटिल ही डज नॉट ब्रेक हिज ओन रिकॉर्ड, कि भाई रॉकी जो है मेहनत करता रहेगा जब तक वो अपना खुद का रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ता है, ठीक है। हिंदी तो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी ये गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि मैं अंटिल वाले, ठीक है, अंटिल वाले क्लॉज में। अच्छा एक बात और आपको, कि जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करता हूँ ना, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में जो भी रूल रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ, वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के आने वाले सेंटेंस के अंदर है, आने वाले क्लॉज के अंदर है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि यहाँ पे नहीं लगा सकता। तो यहाँ पे आप कुछ भी करो, मेन क्लॉज में कुछ भी करो, ठीक है। लेकिन ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद क्लॉज आता है ना, उसमें रूल की आवश्यकता होती है डिपेंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। अंटिल में नॉट यहाँ नहीं लगाना है। यहाँ अगर आपको सही लग रहा है तो लगा दो, लेकिन अंटिल के बाद जो सेंटेंस है ना, जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आगे, उसमें नॉट नहीं लगाना है, ठीक है। तो रॉकी जब तक मेहनत करता रहेगा, जब तक उसका खुद का रिकॉर्ड नहीं टूटता है ना। तो लास्ट देख लेते हैं आपका टिल और अंटिल का यूज। until is not used with the verbs will, would, shall, ठीक है। until will, would, shall के साथ नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि आफ्टर और बिफोर है। आफ्टर और बिफोर के बाद जो क्लॉज आता है उसमें क्या नहीं आता है आपका? विल नहीं आता है, शैल नहीं आता है, केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट आएगा, ठीक है। ऐसे ही ऐसी अंटिल के साथ भी है। अंटिल के बाद जो भी सेंटेंस आएगा और केवल और केवल किस में आएगा आपका? केवल और केवल किस में आएगा आपका? फ्यूचर टेंस में आएगा, सॉरी, सिंपल टेंस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये वाला गलत हो गया देखो। ये वाला गलत क्यों हो गया? क्योंकि मैंने लिखा हुआ है अंटिल द ट्रेन विल अराइव वी विल वॉक, वी विल टॉक, है ना, कि भाई जब तक ट्रेन नहीं आती है हम बात करेंगे, हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अंटिल वाले क्लॉज में मैंने विल का यूज कर रखा है, तो जो कि गलत है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सही है, मेन क्लॉज में कुछ भी करो, मेन क्लॉज फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन अंटिल वाले में से हटा दो। तो ये कैसे बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस ओनली, ठीक है। तो सभी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वाले क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, ठीक है। तो कैसे बनेगा? अंटिल द ट्रेन अराइव्स वी विल टॉक, जब तक ट्रेन नहीं आती है हम बात करेंगे। चलिए, एंड विद दिस टिल एंड अंटिल कंप्लीटली हो गया है, ठीक है। जितने भी यूजेस मैंने आपको टिल और अंटिल के बताए हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक भी इग्नोर मत करना। चलिए नेक्स्ट, व्हेन एंड व्हाइल। व्हेन एंड व्हाइल क्या होता है? ठीक है, व्हेन और व्हाइल के बीच में बहुत एक छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है, देख लेते हैं, ठीक है। व्हेन और व्हाइल दोनों ही टाइम को इंडिकेट करते हैं। दैट इज व्हाई बोथ ऑफ दीज कंजंक्शंस हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस क्लॉज, इन दिस सेंटेंस। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ब्लैक कलर यूज कर लेना चाहिए। व्हेन कब यूज होता है? जब सेंटेंस हो आपका, और एक सेंटेंस के अंदर दो एक्शन हो रहे हो, ठीक है, और दोनों एक्शन कैसे हो रहे हो? एक के बाद एक हो रहे हो, ठीक है। यानी कि दो एक्शन करे हैं आपने, ठीक है, दो एक्शन हुए हैं, ठीक है। एक एक्शन दूसरे एक्शन के बाद इमीडिएटली हुआ हो, ठीक है, एक एक्शन दूसरे एक्शन के बाद इमीडिएटली हुआ हो, तब किसका यूज करोगे आप? व्हेन का यूज करोगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हाइल का यूज कब होता है? व्हाइल का यूज होता है व्हेन बोथ ऑफ द एक्शंस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है, जब दोनों एक्शन साथ में होते हो। बस ये डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जैसे द सन हग्ड हिज फादर व्हेन हिज फादर केम होम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो मतलब देखो, अब यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं। ये भी एक तो भाई बेटे ने अपने पापा को गले लगाया, और दूसरा उसके पापा आए बड़े ही लंबे समय से, है ना, लंबे समय के बाद आए, ठीक है, बहुत ही लंबे समय के लिए आए, इस तरीके से ही बोल सकते हो। तो यहाँ पे दो एक्शन हुए हैं। तो पहला एक्शन कौन सा हुआ है? ये वाला हुआ है, ठीक है, और दूसरा एक्शन कौन सा हुआ है? ये हुआ है, क्योंकि पापा पहले आए हैं, उसके बाद बेटे ने हक करा है। जब दो एक्शन एक दूसरे के इमीडिएटली आसपास हो रहे हो, तो व्हेन का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये इतना नहीं सोचना होता कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ है। वो हमें कब देखना होता है? जब हैड लगाना होता है पहले एक्शन के लिए, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे हैड लगा सकते थे यहाँ पे, ठीक है, बट वो वहां पे गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि हैड जो है फर्स्ट एक्शन के साथ लगता है, और व्हेन के साथ कभी हैड नहीं लगता है।
ठीक है, तो व्हेन जो है, व्हेन के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है, पास्ट में। व्हेन के साथ कभी भी हैड नहीं लगता है। भले ही यहाँ पे पापा पहले आए, ये पहले एक्शन हुआ था, फिर भी यहाँ पे हैड नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये व्हेन का रूल है कि व्हेन के आने वाले क्लॉज में, आने वाले सेंटेंस के अंदर क्या कर सकते हो आप, केवल और केवल एक ही फॉर्म लगा सकते हो, जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और कुछ नहीं। ठीक है, आप सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हो, व्हेन शुरुआत में डाल दो। व्हेन हिज फादर केम होम फॉर अ लॉन्ग टाइम द सन हग्ड हिम, है ना? तो ऐसे भी लिख सकते हो। बस ये है कि अगर आप सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लिख रहे हो, है ना, तो आगे कॉमा लगाना पड़ेगा प्रिंसिपल क्लॉज स्टार्ट करने से पहले, है ना? ये क्या है, आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिंसिपल क्लॉज है। अब इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसको पहले ले आए हो। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर पहले ले आए हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज खत्म होने के बाद क्या करो, कॉमा लगा दो, उसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज का यूज करो, बस यही है। ठीक है, तो व्हेन कब यूज होगा, जब आप क्या कर रहे हो, जब दो एक्शंस इमीडिएटली आसपास हो रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, व्हेन में, व्हेन के बाद हमेशा क्या लगता है आपका, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और प्रेजेंट में अगर लगाओगे तो प्रेजेंट में केवल आप क्या लगाओगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और कुछ नहीं है। ठीक है, और जैसा कि आफ्टर विल, अंटिल के साथ विल नहीं लगेगा, फ्यूचर टेंस नहीं लगता है, ऐसे ही व्हेन के साथ भी फ्यूचर टेंस कभी नहीं लगेगा। पास्ट में यूज कर रहे हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, और प्रेजेंट में यूज कर रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। कॉन्टिन्यूअस तो कभी नहीं आती, भूल जाओ, ठीक है, ये कभी नहीं आएगी, प्रेजेंट में भी नहीं आएगी। ठीक है, वाइल देख लेते हैं। वाइल कब यूज होता है, जब दो एक्शन हो रहे हो, दोनों साथ साथ हो रहे हैं, एक साथ, दोनों एक साथ हो रहे हो, जैसे वाइल शी वॉज क्रॉसिंग द रोड अ बिग ट्रक वॉज कमिंग टूवर्ड्स हर। ठीक है, कि भाई जब वो रोड क्रॉस कर रही थी, तभी एक बड़ा सा ट्रक उसके सामने आ रहा था, ठीक है, या उसकी तरफ आ रहा था। तो यहाँ पे दोनों ही काम एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले ट्रक आया फिर वो उसने क्रॉस किया, नहीं, जब वो क्रॉस कर रही थी, ठीक है, गिव मी अ मोमेंट प्लीज, जब वो क्रॉस कर रही थी तभी ऐसा हुआ, ठीक है, जब वो क्रॉस कर रही थी तभी एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था उसकी तरफ, ठीक है, दोनों एक्शन साथ में हो रहे तो वाइल लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने वाइल को शुरुआत में लिखा है, तो यहाँ पे क्या मैंने कॉमन लगा दिया, क्योंकि एक तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, या इस तरीके से लिख दो, वाइल को मेन क्लॉज के बाद में डाल दो। अ बिग ट्रक वॉज कमिंग टूवर्ड्स हर, ये हो गया आपका मेन क्लॉज। अगर आप मेन क्लॉज को शुरुआत की सेंटेंस में लिख रहे हो, सेंटेंस की शुरुआत में लिख रहे हो, तो कॉमा लगाना जरूरी नहीं है। कॉमा तभी लगाना है जब सब ऑर्डिनेट क्लॉज को शुरुआत में लिख रहे हो, ठीक है। तो अ बिग ट्रक वॉज कमिंग टूवर्ड्स हर व्हाइल शी वॉज क्रॉसिंग द रोड, ठीक है, दोनों एक्शन साथ में हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, तो व्हाइल का यूज करेंगे, और आगे पीछे हो रहा है थोड़ा सा इमीडिएटली, तो व्हेन का यूज करेंगे, ठीक है। यही डिफरेंस है दोनों में, और कुछ नहीं। चलिए अब देख लेते हैं सिंस। देखो, सिंस में कंफ्यूज मत होना, सिंस मैंने आपको बताया था, सिंस एक प्रपोजिशन वाली होती है, जहाँ पे सिंस की हिंदी होती है से, जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे, आप अभी कंफ्यूज हो जाओ। प्रपोजिशन वाली सिंस की हिंदी होती है से। एक एडवर्ब वाली होती है, ठीक है, सिंस, उसकी हिंदी होती है जब से लेके अब तक, जब से अब तक, ठीक है। ये ऐसे ही याद रखना, मैंने भी ऐसे ही याद रखा था, क्योंकि तीन तरह के सेंस होते हैं, एक एडवर्ब वाला, एक प्रपोजिशन वाला, एक कंजंक्शन वाला। कंजंक्शन वाले में सिंस की हिंदी होती है जब से, ठीक है, और इसके साथ केवल और केवल सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है, बस इस बात को ध्यान रखो। प्रपोजिशन वाले में तो टाइम का यूज होगा, एडवर्ब वाले में डिपेंड करता है कि भाई सेंटेंस कैसा है, पास्ट भी यूज हो सकता है, और पास्ट परफेक्ट भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो हम ये जो सिंस पढ़ रहे हैं कंजंक्शन वाला पढ़ रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो जो कंजंक्शन वाला सिंस है वो दो क्लॉज को ज्वाइन करेगा, क्योंकि कंजंक्शन का काम ही ज्वाइन करना होता है, और इसके बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा व्हेन यू आर यूजिंग दिस कंजंक्शन फॉर द पास्ट टाइम। ठीक है, जैसे आई हैव नॉट मेट हर सिंस शी लेफ्ट मी एंड नेवर विल आई। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, मैं उसे नहीं मिला हूं जब से, मैं उससे नहीं मिला हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिंस कंजंक्शन वाले की हिंदी क्या होती है, जब से, जब से उसने मुझे छोड़ा है, नेवर विल आई, ये अलग हो गया, ये क्लॉज अलग हो गया। इसका मतलब हो गया कि भाई मैं भी नहीं मिलूंगा, ठीक है, मैं अभी नहीं मिलूंगा, ठीक है। तो आई हैव नॉट मेट हर सिंस शी लेफ्ट मी एंड नेवर विल आई, ठीक है, मैं उसे नहीं मिला हूं जब से, वर्ब की सेकंड फॉर्म, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, जब से उसने मुझे छोड़ा है, एंड नेवर विल आई, ठीक है, ये अलग सेंटेंस हो गया, मैं भी कभी नहीं मिलूंगा, ये फ्यूचर में हो गया, ठीक है। तो इसको इसके साथ इंक्लूड मत करना, ये एंड करके है, ठीक है। तो एंड क्या करता है, दो सेंटेंसेस को भी अलग अलग कर देता है, अलग अलग टेंसेस के।
तो ये जो सिंस वाला क्लॉज है ना, वो यहाँ तक है, ठीक है? तो सिंस वाले के साथ कभी भी फ्यूचर नहीं लगता, तो इसको कंफ्यूज मत होना कि भाई ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है? तो ये दोनों टेंसेस सेपरेटेड हैं विद द कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड, ठीक है? सिंस का जो क्लॉज है वो ये है, वो आपकी सेकंड फॉर्म वाला, और ये क्लॉज अलग है, ठीक है? जो सिंस है वो केवल इसमें काम करेगा, सिंस इसमें काम नहीं करेगा। चलिए एक और देख लेते हैं। ही kept on being alone since his brother died in an accident, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वह वह अकेला रहने लग गया, अकेला रहने लग गया जब से, ठीक है? जब से उसका भाई डाइड इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में चला गया। तो यहाँ पे डाइड जो है वो आपकी सेकंड फॉर्म है, क्यों? क्योंकि सिंस यहाँ पे कंजंक्शन वाला है, जिसकी हिंदी होती है जब से, और उसके साथ जो भी क्लॉज आएगा केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगा, ठीक है? आई होप समझ में आ रहा है, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। चलिए अब बात करेंगे एज सून एज। एज सून एज का मतलब क्या होता है? जल्दी यूज करा होगा, ठीक है? आपने ये उसमें भी यूज करा होगा, व्हाट्सएप में अजैप बोलते हैं ना, अजैप, वहां पे एज सून एज पॉसिबल होता है उसका मतलब। तो एज सून एज पढ़ रहे हैं हम, एज सून एज, तो एज सून एज का मतलब होता है जितना जल्दी हो सके, ठीक है? तो हिंदी तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मतलब कोई भी पर्टिकुलर मोमेंट पे काम हो, एग्जैक्टली exactly, ठीक है? एग्जैक्टली नहीं, मतलब जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, है ना? तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे? एज सून एज का। तो जो एज सून एज होता है, ठीक है, वो सेंटेंस की शुरुआत में भी रख सकते हो, ठीक है, या बाद में भी रख सकते हो, ठीक है? अगर एज सून एज जब भी यूज कर रहे हो तो कब आता है एज सून एज? एज सून एज तब आता है जब दो एक्शन हो रहे हो और पहले एक्शन के साथ क्या यूज होता है? एज सून एज यूज होगा, और दूसरे एक्शन के साथ एज सून एज यूज नहीं होगा। जैसे एज सून एज द टीचर लेफ्ट हिज बोरिंग क्लास, मतलब यहाँ पे पहले पूरा सेंटेंस पढ़ देता हूँ। As soon as the teacher left his boring class, we started shouting with happiness, ठीक है? अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जैसे ही टीचर ने अपनी बोरिंग क्लास छोड़ी, बच्चे यानी कि हम हमने खुशी से चिल्लाना चालू कर दिया। इस पूरे सेंटेंस के अंदर दो एक्शन है, ठीक है? दो एक्शन है। पहला एक्शन कौन सा है? टीचर ने क्लास छोड़ी। दूसरा एक्शन कौन सा है? हम खुशी से चिल्लाने लगे। तो जो पहला एक्शन है उसके साथ एज सुन एज लगेगा, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना है कि एज सुन एज उसी सेंटेंस के अंदर लगेगा जहां पे दो एक्शन हो रहे हो, ठीक है? दो एक्शन नहीं भी हो रहे वैसे भी लगा सकते हो, लेकिन अब वैसे बोल रहा हूँ, जब दो एक्शन हो रहे हो तो जो पहला एक्शन होता है उसके साथ एज सुन एज यूज करोगे तुम, ठीक है? और रूल सारे वही हैं। अगर पास्ट में यूज होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, और अगर प्रेजेंट में यूज होगा तो सिंपल प्रेजेंट, ठीक है? अगर प्रेजेंट में यूज होगा तो प्रेजेंट का भी देख लेंगे, शायद एग्जांपल बनाया होगा मैंने, ठीक है? तो एज सुन एज का मतलब पता लगे ना, तो पहले एक्शन के लिए क्या आएगा? एज सुन एज आएगा। ऐसे भी लिख सकते हो। अब की बार मैंने क्या करा, एज सुन एज को यहाँ पे लिख दिया बीच में, ठीक है? तो अब यहाँ पे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंटेंस मैंने मेन क्लॉज से ही स्टार्ट करा है, ठीक है? हम जो है खुशी से चिल्लाना चालू कर दिया, ठीक है? अच्छा, मेन क्लॉज का मतलब ये मत समझना, मेन क्लॉज का मतलब ये नहीं होता कि वो पहला एक्शन है। पहला एक्शन फिर भी यही है कि भाई उसने क्लास छोड़ दी, ठीक है? ये तो बस मेन क्लॉज शुरुआत में आ गया है, ठीक है? तो हम जो है खुशी से चिल्लाने लग गए जैसे ही, या जितना जल्दी ही मैडम ने या टीचर ने क्लास छोड़ दी अपनी बोरिंग वाली। एज सुन एज के बारे में और कुछ पढ़ लेते हैं। तो एज सुन एज के बारे में और क्या पढ़ना है कि भाई एज सुन एज के बारे में क्या पढ़ना है? ब्लैक कलर आई हैव चूजन। एज सुन एज कैन बी यूज्ड इन बोथ द पॉजिटिव, ठीक है? पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर भी यूज हो सकता है और नेगेटिव के अंदर भी यूज हो सकता है। जैसे एज सुन एज द बेबी सॉ मी ही स्टार्टेड वेविंग हिज हैंड्स। जैसे ही, जैसे ही या जितना जल्दी बेबी ने मेरे को देखा, वो आपकी सेकंड फॉर्म। सी की सेकंड फॉर्म सॉ। ये बार-बार इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ इस तरीके से ताकि दिमाग में बैठ जाए कि कौन-सी वर्ब्स लगती है किस कंजंक्शन के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे एज़ सून एज़ के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में। जैसे ही या जितना जल्दी उस बच्चे ने मुझे देखा, वो अपने हाथ हिलाने लग गया, ठीक है? वो अपने हाथ हिलाने लग गया। ये हो गया आपका पॉजिटिव, ठीक है? नेगेटिव में भी बन सकता है। नेगेटिव में कुछ नहीं है, नॉट लगा दो और क्या है? द बेबी डिड नॉट शो हिज इमोशंस एज़ सून एज़ ही सॉ मी, ठीक है? बेबी ने कोई इमोशन नहीं दिखाया या उसे घंटा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है? जैसे ही उसने मुझे देखा, ठीक है? तो एज़ सून एज़ अगर पास्ट में यूज़ होगा तो केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाकी कंजंक्शंस की तरह। अब ये देख लेते हैं, ये कह रहा है कि भई एज़ सून एज़ के बाद कभी भी फ्यूचर टाइम यूज़ नहीं होगा, यानी कि विल, शैल कभी भी यूज़ नहीं होगा, बाकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह। मैंने बस आपको ये बता दिया, इस बात का ध्यान रखना है कि भई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो, उसके बाद कभी भी फ्यूचर टाइम नहीं यूज़ होता है, उससे पहले कुछ भी यूज़ करो, ठीक है? बाद में यूज़ नहीं होगा। जैसे As soon as you will complete your homework, I will let you go outside. ये go है ना? I will let you go outside. फिर भी ये गलत है। क्यों गलत है?
क्योंकि यहाँ पे मैंने एज सून एज वाले क्लॉज में, एज सून एज वाले सेंटेंस में विल लगा दिया। ठीक है, विल लगाओ लेकिन मेन क्लॉज में लगाओ। तो एज सून एज यू कंप्लीट योर होमवर्क आई विल लेट यू गो आउटसाइड। जैसे ही तुम अपना कंप्लीट करोगे, जितना जल्दी तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे, मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, एंड वी आल्सो यूज दीस काइंड ऑफ सेंटेंस इन कंजंक्शन इन आवर स्पीकिंग। बट ये है कि उस टाइम पर्टिकुलर रूल पे हमारा फोकस नहीं होता है, जैसा हमने सीख लिया वैसे ही सीख रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, है ना। तो भाई आई होप समझ में आ गया होगा ये भी स्लाइड, एंड विद दिस एज सून एज आई थिंक कंप्लीट हो गया है। और कुछ एज सून एज में नहीं, और एज सून एज में और कुछ है नहीं है। चलिए, अब क्या है आपका एज लॉन्ग एज लॉन्ग एज भी आपने बहुत बार यूज करा होगा स्पीकिंग में भी और रिटर्न में भी। देख लेते हैं क्या है ये। एज लॉन्ग एज हिंदी तो पता होगी आपको, एज लॉन्ग एज की हिंदी क्या होती है ना। मतलब लंबे समय को या तो फ्यूचर में या पास्ट में इंडिकेट करता है एज लॉन्ग एज। हिंदी अपने आप बना लो जैसे तुमको सूट करता है। तो डेफिनेशन यही क्या कहती है, ये उस टाइम को इंडिकेट करेगा जो इंटेंडेड होगा। ठीक है, इंटेंडेड मतलब हमारी इच्छा का होगा, ड्यूरेशन होगा किसी पर्टिकुलर, मतलब ड्यूरेशन मतलब पीरियड होगा किसी भी प्लान का या आइडिया का। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है बट नॉट ऑल टाइम। ठीक है, देख लेते हैं और भी इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा कब, जब प्रेजेंट में हो, और अगर फ्यूचर में भी होगा तब भी यही यूज होगा। क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कभी भी फ्यूचर टाइम इंडिकेट नहीं होगा विल और शैल से। तो विल और शैल कभी भी यूज नहीं करोगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वाले क्लॉज में, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई विल ऑलवेज मिस द मोमेंट व्हेन यू हग्ड मी एज लॉन्ग एज आई विल लिव। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या है, इस सेंटेंस का मतलब है, ये बोलना चाहता है कि मैं हमेशा उस पल को याद करूंगा जब तुमने मुझे हक करा था, जब तक भी मैं जब तक भी मैं जिंदा हूँ। ठीक है, तो ये फिर भी गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया, इस तरह के सेंटेंस बनाते हो ना आप, तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया है, क्योंकि मैंने एज लॉन्ग एज वाले क्लॉज में, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये हो गई वर्ब हो गई, तो ये क्लॉज बन गया ना, और ये क्या हो गया आपका, कंजंक्शन हो गया। ठीक है, विल का यूज कर दिया है, तो विल का यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि सभी कंजंक्शंस मैंने बताया है। आई विल ऑलवेज मिस द मोमेंट व्हेन यू हग्ड मी एज लॉन्ग एज आई लिव, तो ये बिल्कुल सही है। फ्यूचर टाइम को भी इंडिकेट किया जाता है प्रेजेंट वर्ब से ही, सिंपल प्रेजेंट वर्ब से। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं। द प्रोफेसर विल टीच मी हर स्पीकिंग स्किल। वैसे तो स्किल्स होता है पर कोई बात नहीं, इतना मेजर इशू नहीं है, मेजर एरर नहीं है। ठीक है, द प्रोफेसर विल टीच मी हर स्पीकिंग स्किल एज लॉन्ग एज आई ओबे हर। ठीक है, ये क्या बोलना चाहता है कि जो प्रोफेसर है वो मुझे सिखाएगा अपनी स्पीकिंग स्किल, ठीक है, जब तक मैं उसका आदर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एज लॉन्ग एज के बाद सिंपल फॉर्म लगी है किसकी, प्रेजेंट की। ठीक है, आई विल स्टे सॉरी आई विल स्टैंड बाय यू एज लॉन्ग एज आई यू सॉरी क्या लिखा हुआ है, थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है। आई विल स्टैंड बाय यू एज लॉन्ग एज यू आर विद मी। ठीक है, ये कंडीशन का शो कर रहा है, तो कंडीशन इज ऑल्सो इंडिकेटेड बाय एज लॉन्ग एज। ठीक है, फ्रेज। तो आई विल स्टैंड बाय यू, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका मेन क्लॉज, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा एज लॉन्ग एज, जब तक यू आर विद मी, जब तक तुम मेरे साथ हो। ठीक है, तो कंडीशन भी शो हो जाती है, इस तरीके की कंडीशंस कैन बी इंडिकेटेड और एक्सप्रेस्ड बाय एज लॉन्ग एज। ठीक है, एक सो लॉन्ग एज होता है, इससे कंफ्यूज नहीं होता है होना है। सो लॉन्ग एज भी वही होता है जो एज लॉन्ग एज होता है। ठीक है, तो अगर कभी कभार आपको दिख जाए सेंटेंस के अंदर इंस्टेड ऑफ एज लॉन्ग एज आपको सो लॉन्ग एज दिख जाए, तो कंफ्यूज मत होना, सेम ही होते हैं दोनों। ठीक है, जैसे यू मे बोरो मनी सो लॉन्ग एज यू पे बैक अर्लियर देन बिफोर। इसका मतलब क्या हो गया सेंटेंस का, कि भाई तुम मेरे से पैसे उधार ले सकते हो। ठीक है, तुम मेरे से पैसे उधार ले सकते हो जब तक, ठीक है, यू पे बैक। ठीक है, या जितना जल्दी हो सके। ठीक है, जिस तरीके से भी हिंदी बना लो, तुम मुझे वापसी कर दोगे पहले से पहले। समझ में आ गया, मतलब जो पहले पैसे लिए थे मुझसे, ठीक है, वो जब वापसी करे तो उससे भी पहले अगर तुम मुझे पैसे वापसी कर दोगे, ठीक है, तो तुम मुझसे उधार ले सकते हो। ठीक है, वैसे तो उधार किसी को देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर उधार दे रहे हो तो इस तरह की कंडीशन लगा दो कि भाई पहले जो है तूने 2 महीने में पैसे दिए थे मेरे को वापसी, अब जो 1 महीने में देगा तो पैसे ले ले, है ना, इस तरह की कंडीशन। ठीक है, एंड विद दिस आवर एज लॉन्ग एज इज ऑल्सो कंप्लीटेड। ठीक है, और विद दिस कंप्लीट हो गया आपका
एक जस्ट एज़ रहता है, पर वो है ना तुम्हारे काम का नहीं है। वैसे मैंने देखा नहीं कभी क्वेश्चन में जस्ट एज़ का यूज़ होते हुए, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया है। क्योंकि मेरे को सेशन खामखा बड़ा नहीं करना है, मैं फालतू चीज़ें नहीं पढ़ानी है कि भई फालतू चीज़ें पढ़ के या कुछ ऐसा पढ़ के व्हिच इज़ इर्रेलेवेंट फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो भई आपका टाइम खराब हो या सर दर्द ही ज़्यादा हो, तो इस वजह से मैंने वो ऐड नहीं किया है। बाकी अपना टाइम के बेसिस पे जितना भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है हमने कर ली है, ठीक है? नेक्स्ट सेशन में हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे बिकॉज़ इट इज़ नॉट वेरी शॉर्ट, ठीक है? इट इज़ ह्यूज, इट इज़ मोर ह्यूज दैन आपका वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है? तो इसके कुछ क्लासिफिकेशन के हमें डिटेल्स वगैरह पढ़नी है आगे भी, ठीक है? तो आज टाइम हुआ है, नेक्स्ट सेशन में देखते हैं कि भई कौन-सा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को कंटिन्यू करना है, किस क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाना है। एंड टिल देन व्हाट यू हैव टू डू एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज़ सेशन। आई नो कि भई लंबा सेशन था, कंजंक्शंस के लंबे ही चलेंगे सेशंस, व्हाई? बिकॉज़ एक सेशन में ही पूरा कांसेप्ट क्लियर करना है। जैसे कि आज टाइम वाला करा है, तो नेक्स्ट देखते हैं पर्पस आ जाएगा, है ना? जी, व्हिच इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। एंड थैंक you for being the part of my lecture today. I hope that you have been liking my lectures and now what do you have to do? We have to wind up, है ना? चलिए, बाय-बाय, टेक केयर एंड sayonara.